Assalamualaikum viewers, hope you are well. Welcome to my YouTube channel Sunshine. Today in this video we are going to discuss the treatment of waste water. Last time भी हमने एक ट्रीटमेंट मेथड डिस्कस किया था, पर वो स्पेसिफिकली जो था बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट थी, जिसमें माइक्रोब्स की हेल्प से जो है वाटर की ट्रीटमेंट की जा रही थी मुख्तलिफ़ तरह के मीन्स के थ्रू, मुख्तलिफ़ तरह के रिएक्टर्स के अंदर। लेकिन यहाँ पर हम स्पेसिफिकली ओवरऑल देखेंगे केमिकल और फिज़िकल मेथड्स को भी। बायोलॉजिकल को हम हल्का सा टच करेंगे कि जो माइक्रोब्स हमने वहाँ मेंशन करने रह गए थे वो उनके नाम्स हम यहाँ देख लेंगे। लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन कि ट्रीटमेंट करना क्यों ज़रूरी है वेस्ट वाटर की। कि जो भी हमारे पास वाटर यूज़ होकर आ रहा होता है डोमेस्टिक सोर्सेज से या फिर एग्रीकल्चरल फील्ड से या इंडस्ट्रीज से, उसमें कंटामिनेंट्स होते हैं, पोल्यूटेंट्स मौजूद होते हैं और उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है लेक्स में, रिवर्स में, सी वाटर में। तो इससे क्या होता है, हमारे पास नेटिव वाटर होता है उन बॉडीज़ का, उसमें फ़िज़िकल, केमिकल या बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस वाक़ होने शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास पोल्यूटेंट्स या जो कंटामिनेंट्स हैं वो एक्सेस में ऐड हो गए हैं, ठीक है, या फिर वार्मर वाटर ऐड इन हो गया है, जिससे जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर था वो डिस्टर्ब होकर रह गया। तो ये तमाम वजूहात हैं जो कि उन बॉडीज़ में मौजूद फ्लोरा एंड फौना को डैमेज करती हैं और उस वाटर को फर्दर ड्रिंकेबल या यूज़ेबल नहीं रहने देती। तो हमें क्या करना होता है, इस वेस्ट वाटर को ट्रीटेड फॉर्म में वाटर बॉडीज़ में भेजना होता है, ताकि हमारे जो वाटर बॉडीज़ हैं वो इफेक्ट ना हो या उनमें किसी किस्म का जो स्पीशीज़ का बायोडाइवर्सिटी का लॉस ना हो। स्पेशली जो हमारे इस वेस्ट वाटर में मौजूद नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स हैं जिनको माइक्रोब्स किल नहीं कर सकते, उनमें आ जाते हैं कुछ हैवी मेटल्स लाइक मरकरी वगैरह। तो वो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स में कंज्यूम होना शुरू हो जाते हैं, वो उन्हें एक्यूमुलेट करते हैं और फर्दर जब फूड चेन के थ्रू बड़े स्पीशीज़ या बड़े जो ट्रॉफिक लेवल्स के ऑर्गेनिजम्स हैं वो उन्हें खाते हैं और अल्टीमेटली जब ह्यूमंस अपटेक करते हैं तो बायोमैग्निफिकेशन के फिनोमेना के थ्रू उन्हें नुकसान पहुँचता है बड़े लेवल पर। क्योंकि बायोमैग्निफिकेशन के फिनोमेना में यही होता है कि एक टॉक्सिक जो एलिमेंट है वो छोटी स्पीशी में छोटे लेवल का हार्म कॉज कर रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे उसे बड़ी स्पीशी खाती रहती है, जो टॉक्सिक इफेक्ट होता है वो भी उस मेटल का या एलिमेंट का इन्हेंस होता रहता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए वाटर को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ अगर हमारे पास बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी जो है लार्ज क्वांटिटी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स में, तो वो भी हज़ार्डस साबित होगा। लिहाजा वाटर को डिस्चार्ज करने से पहले हमें ट्रीट करना होगा, बिकॉज वाटर बॉडीज़ में जाने के बाद तो हमें ड्रास्टिक इफेक्ट्स शो होने लग पड़ेंगे और इस तरह ओवरऑल वाटर बॉडी के जो वाटर को ट्रीट करना हमारे लिए मुश्किल होगा। तो बेहतर है कि वो उस डिस्चार्ज जो हमारे पास अमाउंट है वाटर की उसे ही ट्रीट करके डाला जाए, ताकि कोई ऑल्टरेशन मेजर ना कॉज हो। तो हमारे पास जो जनरली ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स को डिवाइड किया जाता है तो 3 कैटेगरीज़ में किया जाता है। नंबर 1 इज़ प्राइमरी ट्रीटमेंट, जिसे मैकेनिकल या फिजिकल ट्रीटमेंट भी कहा जाता है। देन कम्स सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जिसे हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। देन कम्स टर्शरी ट्रीटमेंट, और टर्शरी ट्रीटमेंट जो है इसमें हम एडवांस लेवल की केमिकल या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते हैं, स्पेशली इसमें जो है ना केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमारे पास जो सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं, जो कि चीज़ें फ्लोट कर रही होती हैं वाटर के ऊपर, उसको रिमूव किया जाता है। किसकी मदद से? स्क्रीनिंग करके या ग्रिड यूज़ करके, जिससे जो स्पेशली लार्जर पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि वुड पीसेस, प्लास्टिक, पेपर, फ्लोटिंग डेब्रिस, इसे रिमूव कर लिया जाता है। और फिर जो सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं जो कि माइक्रो इन नेचर होते हैं, उन्हें फिर केमिकल ट्रीटमेंट की हेल्प से सेटल डाउन कर लिया जाता है और यूँ वेस्ट वाटर जो है क्लियर हो जाता है या उसमें से कंटामिनेंट्स को रिमूव किया जाता है। तो फर्स्ट इसमें फिजियोकेमिकल ट्रीटमेंट का हम जिक्र करते हैं। तो फिजियोकेमिकल या फिजिकल केमिकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्निक्स जो हैं उनकी मदद से जो है कोर्स फ्रैक्शंस को रिमूव किया जाता है। कोर्स फ्रैक्शंस वो जिनका साइज़ या डायमीटर मोर देन 2 मिलीमीटर होता है। देन कम्स टाइप्स ऑफ फिजिकल ट्रीटमेंट्स। तो इनमें फर्दर हमारे पास ऑयल, फैटी एसिड्स और माइक्रो सस्पेंडेड सॉल्यूशन का भी हमने जिक्र किया था, उन्हें रिमूव किया जाता है। किन की मदद से? स्क्रीनिंग, ग्रिड चैम्बर या फ्लोटेशन या स्किमिंग टैंक की हेल्प से। वन बाय वन हम इन तीनों टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीन चैम्बर्स। स्क्रीन चैम्बर्स क्या करते हैं कि जो डेड एनिमल्स या ट्रीज़ की ब्रांचेस या वुड के लॉग्स, जो बड़े बड़े जो डंडे मौजूद होते हैं, रैग्स होते हैं, इसके अलावा कोर्स फ्लोटिंग मटेरियल कोई जिनका साइज 2 mm से अबव है, इन तमाम को स्क्रीनिंग की टेक्निक के थ्रू रिमूव किया जाता है और बाकी एफरेंट को फर्दर जो है बार स्क्रीन से गुजारा जाता है ताकि रैग रिमूवल भी हो जाए। तो ओवरऑल इन तमाम चीज़ों की रिमूवल होती है स्टेप वाइज। और हमारे पास मौजूद होती हैं ऑटोमेटिक बार स्क्रीन क्लीनर्स, जो कि इन लार्ज सॉलिड्स जो है ना इन्हें रिमूव करते हैं। और फिर हमारे पास ये जो सॉलिड मटेरियल है, वेस्ट जो निकला है वाटर में से, इसे जो है डंपस्टर्स में डाल दिया जाता है और फर्दर लैंड फिलिंग की तरफ ले जाया जाता है। देन कम्स द यूज़ ऑफ ग्रिड टैंक्स। तो ग्रिड में हमारे पास सैंड, ऐश या एग शेल्स को यूज़ किया जाता है और इसमें फर्दर जो हमारे पास वेस्ट वाटर में मौजूद सस्पेंडेड सॉलिड्स थे जिनका साइज़ लेस दैन 0.2 था, उन्हें रिमूव किया जाता है इनकी मदद से, ग्रिड टैंक्स की मदद से। और ये टैंक्स का मकसद क्या होता है? वाटर की वेलोसिटी को रिड्यूस करना। जब वाटर की वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगी तो इजीली जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स मौजूद रह गए हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो नीचे बैठ जाएंगे। लेकिन शर्त क्या है, हमें उसे स्टेगनेंट रखना होगा, एक जगह पे रखना होगा। वेलोसिटी उसकी रिड्यूस करने का यही मतलब है। देन
हमारे पास जो सॉलिड्स हैं वो पंप होंगे ऑगर पंप की मदद से, ठीक है। और इस तरह हमारे पास सॉलिड लिक्विड सेपरेशन हो जाएगी और वाटर ऊपर से ऑनवर्ड्स मूव कर जाएगा फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन। अच्छा, हमारे पास ये जो ग्रिट है उसमें क्या आए हैं, इनऑर्गेनिक सॉलिड्स आए हैं। अब ये फर्दर कहाँ जाएंगे, वही डंपस्टर की तरफ, और डंपस्टर से आगे ये भी लैंड फिलिंग के थ्रू जो है डिस्पोज ऑफ कर दिए जाएंगे, या फिर इनको फर्दर जो है सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के फिनोमेनास के थ्रू इन्हें रेमीडिएट किया जाएगा एनवायरनमेंट से। और हमारे पास 2 कंप्लीट ग्रिट रिमूवल सिस्टम्स यूज़ होते हैं इसमें, जो कि रोटेट हो रहे होते हैं इन ऑपरेशन फॉर इक्वल आवर्स, यानी पहले एक वर्क करता है देन दूसरा, देन अगेन फर्स्ट एंड सेकेंड। देन कम्स द यूज़ ऑफ स्किमिंग टैंक्स। तो स्किमिंग टैंक्स में क्या होता है, फैट्स, वैक्सेस, फैटी एसिड, सोप्स, मिनरल्स और वेजिटेबल ऑयल जो वेस्ट वाटर में मौजूद है उन्हें कलेक्ट किया जाता है ऑयल या ग्रीस के तौर पे। और चूँकि ऑयल और ग्रीस लाइटर होती है वाटर से, तो नॉर्मली वो कहाँ मौजूद होती है, सरफेस पे मौजूद होती है, फ्लोट कर रही होती है। जब टैंक में से बबल्स को पास कराया जाता है बॉटम में से, तो क्या होता है, जो फ्लोटिंग मैटर होता है ऑयल या ग्रीस वगैरह, वो मज़ीद जो है उभर के सामने आ जाते हैं और इन्हें रिमूव करना आसान हो जाता है वाटर की सरफेस में से। इस तरह से स्किमिंग के फिनोमेना के थ्रू क्या होता है, ऑयल या ग्रीस को वेस्ट वाटर में से रिमूव कर लिया जाता है। और हमारे पास जो वाटर बॉडीज़ में अमूमन ऑयल स्पिल्स हो जाती हैं, उस दौरान भी जो स्किमिंग की टेक्निक है उसे अडॉप्ट किया जाता है। और नॉर्मल जो हमारे पास वेस्ट वाटर मौजूद है उसमें भी ऑयल को रिमूव करने के लिए हम ये मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। देन कम्स द रोल ऑफ केमिकल ट्रीटमेंट। तो केमिकल ट्रीटमेंट में भी फर्दर हमारे पास कुछ प्रोसेसेस हैं, लाइक सेडिमेंटेशन, कोआगुलेशन, फ्लोक्यूलेशन एंड फिल्ट्रेशन। तो हम इन्हें भी फर्दर डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, एज द नेम इंडिकेट्स, सेडिमेंट्स फॉर्म होंगे, लेयर्स बनेगी बॉटम में सॉलिड की, और वो कौन सा सॉलिड है, यही सस्पेंडेड पार्टिकल्स, ठीक है, जो कि वेस्ट वाटर में मौजूद होते हैं, सस्पेंशन की फॉर्म में तैर रहे होते हैं। तो हमारे मकसद होता है कि हम उन्हें बॉटम ऑफ द वाटर में बिठाएं, नीचे बिठा दें, और ऊपर से वाटर को क्लियर किया जा सके। इस फिनोमेना में फर्दर क्लैरिफायर्स का भी अमूमन इस्तेमाल किया जाता है, जो हमने बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में डिस्कस किए थे। इस फिनोमेना को हम क्लैरिफिकेशन भी कहते हैं इस मुनासबत से। और इस प्रोसेस में क्या होता है, वाटर को पहले बिग पॉन्ड्स में डाला जाता है और फिर स्लोली इम्प्योरिटीज जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सेटल डाउन करती हैं। और मेन प्रिंसिपल ऑफ सेडिमेंटेशन क्या है कि वाटर को रेस्ट करने दिया जाए ताकि उसकी वेलोसिटी लो हो जाए और ग्रेविटी की वजह से हैवी पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएँ। इसके साथ साथ प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स डिपेंड मेनली ऑन वेलोसिटी ऑफ फ्लो, साइज, शेप एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पार्टिकल्स एंड विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। सेडिमेंटेशन का फिनोमेना जो है वो फर्दर इन तमाम बातों पर जो है वो डिपेंड करता है। अभी हम केमिकल ट्रीटमेंट के स्टेप्स पढ़ रहे हैं ना, कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने सेडिमेंटेशन करवाई, ठीक है, जिससे लार्जर पार्टिकल्स नीचे बैठ के जिस पर ग्रेविटी ज़्यादा वर्क कर रही थी या फोर्स अप्लाई कर रही थी। देन कम्स कोआगुलेशन। तो कोआगुलेशन में क्या होता है कि जो ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो लो सेटलिंग वेलोसिटी की वजह से नीचे नहीं बैठ रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो डिस्पर्स होते हैं, और मोर ओवर उनके ऊपर चार्जेस भी मौजूद होते हैं जो कि उनकी मोशन को कॉन्टीन्यूस रखते हैं, जिसे ब्राउनियन मोशन भी कहते हैं। फिर क्या किया जाता है कि कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड्स ऐड इन किए जाते हैं जिन्हें हम कोआगुलेंट्स कहते हैं। तो वो ऐसा करते हैं कि इन फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स को आपस में ज्वाइन कर देते हैं, फ्लॉक्स बना देते हैं, एग्रीगेट्स बना देते हैं, जो कि जेलाटिनस इन नेचर होते हैं, और फिर इनका जो है ना नीचे बैठना आसान रह जाता है। अब जो कोआगुलेंट्स यूज़ किए जाते हैं वो वाटर में क्या क्रिएट कर देते हैं, टर्बिडिटी, ठीक है, कितने ppm की पार्ट्स पर मिलियन की 40। बाय कोआगुलेशन प्रोसेस द फाइन पार्टिकल्स आर रिमूव्ड रैपिडली एंड टर्बिडिटी इज रिड्यूस्ड टू अबाउट 20 ppm। लेकिन जब कोआगुलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है और हमारे पास फाइन पार्टिकल्स का रिमूवल इंश्योर हो जाता है, तो टर्बिडिटी भी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। और नंबर ऑफ केमिकल्स जो कि कोआगुलेंट्स के तौर पर यूज़ होते हैं उनके क्या नेम्स हैं, नंबर 1 इज़ एलम, नंबर 2 इज़ फेरस, then the use of lime, calcium hydroxide, then the use of ferric chloride and then comes ferric sulfate। इन तमाम कंपाउंड्स को, केमिकल कंपाउंड्स को यूज़ किया जाता है एज कोआगुलेंट्स, ताकि फ्लॉक्स क्रिएट करके चीज़ों को, सस्पेंडेड पार्टिकल्स को वेस्ट वाटर से रिमूव किया जा सके। अब कोआगुलेशन के बाद फ्लोक्यूलेशन का प्रोसेस आता है, और इसमें फ्लोक्यूलेटर्स या पॉली इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। फ्लोक्यूलेटर्स क्या करते हैं कि ये ऑर्गेनिक हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स होते हैं जो जिनमें मौजूद होते हैं बहुत से इनऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप्स, और ये क्या करते हैं, आयनाइजेशन करते हैं जब इन्हें वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, वेस्ट वाटर में जब इन्हें डाला जाता है बेसिकली, तो ये इनिशिएट करवाते हैं एग्लोमेरेशन, यानी एग्रीगेट्स बनाते हैं, और जिससे क्या होता है हमारे पास माइक्रोफ्लॉक्स से क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। मतलब कोआगुलेशन के फिनोमेना के थ्रू हमने कहा था कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं फाइन, उनमें चार्ज मौजूद है, जिसकी वजह से वो मूव करते रहते हैं वाटर में, तो जो कोआगुलेंट्स की मदद से उस चार्ज को न्यूट्रलाइज़ किया जाता है। देन फ्लोक्यूलेशन के फिनोमेना में क्या किया जाता है कि उनमें बाइंडिंग करवाई जाती है ताकि फ्लॉक्स बने, एग्रीगेट्स बने, और स्टार्टिंग में कौन से फ्लॉक्स बनते हैं, माइक्रोफ्लॉक्स, छोटे छोटे मजमूए बनते हैं, गुच्छे बनते हैं। देन आहिस्ता आहिस्ता वही बल्कि इन नेचर हो जाते हैं, यानी मज़ीद एग्रीगेट्स उन पर आकर इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं, सेटल होने शुरू हो जाते हैं, और वो फिर जनरल फ्लॉक बना देते हैं, मेजर एग्रीगेट बना देते हैं, आप ऐसे कह सकते हैं। और इस तरह से फिर क्या होता है, फ्लोक्यूलेंट्स का एडिशन फ्लॉक फॉर्मेशन को इनिशिएट करता है। लेकिन इस कोआगुलेशन और फ्लोक्यूलेशन के फिनोमेना में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है, ठीक है, पानी कहीं मूव तो नहीं कर रहा, कितना उसे टाइम दिया गया है स्टेगनेंट होने के लिए, स्टेबल रहने के लिए, और इसके साथ साथ वाटर की pH भी मैटर करती हैं। और वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है और टाइम, ये ज़्यादा
इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो कि बताएंगे कि फ्लॉक्यूलेशन या कॉकुलेशन का फिनोमेना कितनी जल्दी जो है वो अचीव हो पाएगा, फुलफिल हो पाएगा इनका पर्पस। देन कम्स फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन क्यों की जाती है? ताकि कोलाइडल या सस्पेंडेड मैटर जो अभी भी बाकी रह गया है सेडिमेंटेशन के बाद और जो हमने 2 प्रोसेसेस किए हैं उनके बाद, तो अब फिल्ट्रेशन की मदद से क्या किया जाए, उनको रिमूव किया जाए। हम गुजारते हैं वेस्ट वाटर को फर्दर, जो काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका है मेजर पार्टिकल से, अब हम उसे गुजारते हैं लेयर ऑफ सैंड से या किसी भी पोरस मटीरियल से, ताकि जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो ट्रैप हो जाए उस पोर्स में या मीडिया की सरफेस पे। मीडियम को भी जो यूज़ कर रहे हैं, सैंड यूज़ कर रहे हैं या कोई भी पोरस मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, उसकी सरफेस पे या पोर्स में जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो ट्रैप हो जाए और बाकी जो हमारे पास वाटर है वो फिल्टर्ड फॉर्म में आगे आ जाए और उसे हम फर्दर जो है कलेक्ट कर लेंगे फर्दर एक टैंक में। और ये जो पोरस मटेरियल होता है ये क्या कहलाता है? फिल्टरिंग मीडियम कहलाता है स्पेसिफिकली, क्योंकि फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ हो रहा है। टाइप्स ऑफ फ़िल्टर की बात करें तो हमारे पास एग्जांपल्स में आ जाते हैं जो कॉमनली यूज़ होते हैं। वो हैं सिंगल फ्लो क्लोज्ड प्रेशर फ़िल्टर, हॉरिजॉन्टल फ्लो प्रेशर फ़िल्टर, ड्यूअल मीडिया फ़िल्टर, अप फ्लो सैंड फ़िल्टर जिसे यूनिफ्लो सैंड फ़िल्टर भी कहा जाता है। फिर मैकेनिकल फ़िल्टर में फर्दर रेडिकल फ़िल्टर एंड मल्टीपल चैम्बर फ़िल्टर आ जाते हैं। देन कम्स सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जो पानी आता है उसे जो है बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स की मदद से ट्रीट किया जाता है। उसमें मौजूद जो ऑर्गेनिक या बायोडिग्रेडेबल कंटेंट है उसे रिमूव किया जाता है, रेमिडिएट किया जाता है। स्पेशली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का इसमें रोल होता है। उनमें भी फर्दर प्रोटियोबैक्टीरिया, ठीक है, और प्रोटियोबैक्टीरिया में भी डोमिनेट करते हैं बीटा प्रोटियोबैक्टीरिया। और इसके साथ साथ इनका मेन फंक्शन क्या होता है? ऑर्गेनिक एलिमेंट्स और न्यूट्रिएंट्स को रिमूव करना और उन्हें एज अ फूड सोर्स यूज़ करना या सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देना जो कि फर्दर ब्रोकन डाउन हो सकें। और अदर फाइलम्स जो इसमें अपना रोल प्ले करते हैं माइक्रोब्स के, बैक्टीरियाज़ के, वो हैं बैक्टीरियोडीटस, एसिडोबैक्टीरिया, क्लोरोफ्लेक्साई। और कॉमन जो बैक्टीरियल स्पीशीज़ हैं उन स्पीशीज़ में आ जाते हैं नाम्स टेट्रास्पाइरा, ट्राइकोकोकस, कैंडाइडेटस, रोडोफेरेक्स, रोडोबैक्टर एंड हाइफी माइक्रोबियम। ये तमाम एग्जांपल्स हैं कॉमनली यूज बैक्टीरिया के जो कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं। और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट को हम ऑलरेडी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। देन टर्शरी ट्रीटमेंट में हमारे पास एडवांस जो है वो स्टेप्स आ जाते हैं। एडवांस लेवल ऑफ ट्रीटमेंट इसे कहा जाता है और इसमें हमारा मेन गोल क्या होता है कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के कंटेंट को रिड्यूस किया जाए, जिसके लिए प्रेसिपिटेशन, नाइट्रोजन स्ट्रिपिंग और क्लोरिनेशन जैसे जो मेथड्स हैं उनको अडॉप्ट किया जाता है। जो हमारे पास प्रेसिपिटेशन का फर्स्ट स्टेप है, इसमें क्या होता है कि जो पहली 2 ट्रीटमेंट से पास हो के आने वाला जो फ्लड होता है, एफ्लुएंट होता है, उसमें ना हम कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं जो कि बेसिकली लाइम है। अब लाइम जब रिएक्ट करता है वेस्ट वाटर में मौजूद फॉस्फोरस से तो वो बना देता है उसके साथ रिएक्ट करके कैल्शियम फॉस्फेट, और कैल्शियम फॉस्फेट जो है बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं सेटलिंग टैंक के, और वहाँ से उन्हें रिमूव करना जो है आसान रहता है। नाइट्रोजन स्ट्रिपिंग जो सेकंड मेथड है, इसमें किस पे फोकस किया जाएगा? ऑब्वियसली नाइट्रोजन के रिमूवल पे। तो नाइट्रोजन जो है वेस्ट वाटर में अमोनिया गैस, नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स की फॉर्म में मौजूद होती है। अमोनिया गैस जो है मोस्टली जो है वो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक और अनडिज़ायरेबल है, क्योंकि यही जो है ना फर्दर लेक्स में यूट्रोफिकेशन कॉज करती है, जिससे ऑक्सीजन जो है उसकी डिप्लेशन हो जाती है और एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स जो एरोबिक इन नेचर होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते। और फिर हमारे पास इसको रिमूव कैसे किया जाता है कि एयर स्ट्रिपिंग कराई जाती है, ठीक है। बेसिकली एयर इन्फोर्स की जाती है टैंक्स के अंदर, जिससे क्या होता है कि जो अमोनिया गैस होती है वो नाइट्रोजनस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, इनसोल्यूबल फॉर्म में, और यानी बेसिकली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में वो कन्वर्ट हो जाती है और फर्दर सोल्यूबल नहीं रहती वाटर में। इस तरह से अमोनिया गैस के रिमूवल को इंश्योर किया जाता है। देन टर्शरी ट्रीटमेंट में ही तो जो थर्ड स्टेप है वो क्लोरीनेशन का है, और क्लोरीनेशन में क्लोरीन को ऐड कराया जाता है ताकि एक तो जो अनडिज़ायरेबल माइक्रोब्स हैं या पैथोजेंस हैं उन्हें किल किया जा सके। और इसके साथ साथ हमारे पास जो फ्लॉक्स फॉर्मेशन का प्रोसेस था प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर, उससे जो है फर्दर सपोर्ट किया जा सके। और इससे क्या होता है हमारे पास कि कोरोजन नहीं होती है हमारे टैंक्स की, और जो वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट हो जाती है उनसे पैथोजेंस रिमूव हो जाते हैं, तो उनसे कॉज होने वाली जो एपिडेमिक डिजीज़ हैं वो भी कंट्रोल हो जाती हैं। देन हमारे पास कुछ मज़ीद मेथड्स भी आ जाते हैं, जैसे कि अल्ट्रा वायलेट लाइट का इस्तेमाल, ओजोन गैस का यूजेज एंड देन स्लज डी वाटरिंग एंड ड्राइंग। सो अल्ट्रा वायलेट लाइट के केस में क्या होता है कि वाटर को पास कराया जाता है सिलेंड्रिकल क्वार्ट्ज जैकेटेड फ्लोरेसेंट बल्ब से, और इनके नीचे से पास कराने से क्या होता है कि जो हमारे पास डिसॉल्व मटेरियल्स होते हैं जैसे कि आयरन और दूसरे मेटल्स वगैरह, वो और इसके साथ साथ कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी उस यूवी लाइट को, यूवी रेज़ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यूवी रेज़ का ये काम होता है कि फर्दर उनके स्पेशली जो माइक्रोब्स हैं जो कि क्लोरिनेशन के केस में बच गए हैं कुछ, उन्हें फिर यूवी रेज़ क्या करेगी, अटैक करेगी उनके जेनेटिक मटेरियल पे, और उनके रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उसको डैमेज करेगी और वो फर्दर स्प्रेड नहीं कर सकेंगे। इस तरह से यूवी जो है वो डिसइंफेक्शन में अपना रोल प्ले करेगी। क्लोरीन में कुछ यूजेज में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं जिसकी वजह से इस मेथड को अडॉप्ट किया जाता है। और
और हमने आयरन मेटल की एब्जॉर्बेंस का भी जिक्र किया था, तो वो जब एब्जॉर्ब कर लेगा यूवी रेज़ को तो उसकी वो सोलेबिलिटी नहीं रहेगी जो पहले वो वेस्ट वाटर में जिस फॉर्म में सोल्यूबल था, वो इफेक्ट हो जाएगी, तो उसका रिमूवल भी इजीली हो जाएगा। देन हमारे पास आ जाता है ओज़ोन का यूज़। तो ओज़ोन जो है वो हाईली अनस्टेबल गैस है, लेकिन इस्तेमाल के लिए इसे स्टेबल बनाना पड़ता है। हम इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस के थ्रू एयर में इसे जनरेट करते हैं, या फिर हमारे पास ओज़ोन जनरेटर्स होते हैं, उनमें हम इसे जनरेट करते हैं। और जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो बेसिकली उसमें मौजूद माइक्रोब्स में जो हमारे पास ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसे ये ऑक्सीडाइज़ कर देती है, क्योंकि एक बहुत अच्छी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जब हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर उनका ऑक्सीडाइज़ हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, प्रोटीन्स वगैरह, तो वो फर्दर सर्वाइव नहीं कर पाते और इस तरह उनकी जो ग्रोथ है वो कंट्रोल हो जाती है। एक ध्यान इसमें ये रखना पड़ता है कि हम एक ऐसी अमाउंट से एक्सपोज कराएं कि तमाम बैक्टीरिया, वायरसेस और सिस्ट्स जो हैं वो रिमूव हो जाएँ या किल हो जाएँ, क्योंकि अगर इसकी डोज में वेरिएशन आई तो हो सकता है सिस्ट्स जो हैं वो मेनटेन रह जाए, सर्वाइव कर जाए और वो फिर आगे अपने जो हैं हार्मफुल इफेक्ट्स शो करें। तो इसकी डोज़ ध्यान से देनी पड़ती है। और इसके साथ साथ इसका एडवांटेज ये है कि हमारे पास जो बाई प्रोडक्ट्स क्लोरीन से जनरेट होते थे वो हार्मफुल साबित होते हैं, देखने को ये मिला है, लेकिन जो ओज़ोन के बाई प्रोडक्ट्स हैं वो हार्मफुल भी नहीं हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सूटेबल है। स्लज डी वाटरिंग या ड्राइंग में क्या होता है, हमारे पास जो इंजन्स जनरेटर्स यूज़ हो रहे होते हैं ट्रीटमेंट पावर प्लांट्स में, वो बेसिकली किस फ्यूल पे रन हो रहे होते हैं, नेचुरल गैस पे। नेचुरल गैस उनका फ्यूल होती है। नेचुरल गैस कहाँ से रिलीज़ हो रही होती है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में जो हमने डाइजेस्टर्स पढ़े थे वहाँ से जो है नाइट्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ हो रही होती है माइक्रोब्स की हेल्प से। और इसके अलावा मुख्तलिफ टैंक्स में उन्हें सॉलिड, लिक्विड और गैस को सेपरेट करने की फैसिलिटी मौजूद होती है। गैस को हुड चैम्बर्स में कैप्चर कर लिया जाता था और उसी गैस को फिर जनरेटर्स में यूज़ किया जा रहा है। और जनरेटर्स जो है फिर ट्रीटमेंट पावर प्लांट्स के जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनको जो है एनर्जी सप्लाई करते रहते हैं। इवन दो जब हमारे पास पावर आउटेज भी हो जाए, फिर भी जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं वो चलते रहते हैं इसी नेचुरल गैस के फ्यूल एज अ फ्यूल यूज़ करने की वजह से। इसके अलावा जो प्रोसेसेस में वेस्ट हीट जनरेट होती है या वेस्ट वाटर में से जो हीट को रिमूव किया जाता है, उससे भी फर्दर मुख्तलिफ बिल्डिंग के प्रोसेसेस में यूटिलाइज़ किया जा सकता है। और आफ्टर ऑल जब हमारे पास डाइजेस्टर में डाइजेशन हो जाती है तो जो ऑर्गेनिक सॉलिड क्रिएट होता है उसे फर्दर किधर पंप किया जाता है, सैंड ड्राइंग बेड्स में या बेल्ट फिल्टर प्रेसर्स में। अब बेल्ट फिल्टर क्या करती है, फर्दर प्रेस करती है वाटर को, ठीक है, ताकि उसमें जो मौजूद सॉलिड है वो बेल्ट्स के बीच में रह जाए और वाटर नीचे से निकल जाए। और केमिकल फ्लोक्यूलेंट्स की मदद से भी ये काम किया जाता है, क्योंकि जब एग्रीगेट्स बन जाएंगे तो वो ऊपर रह जाएंगे, ठीक है, उन बेल्ट्स के दरमियान प्रेस हो जाएंगे, जबकि वाटर स्क्वीज़ आउट कर जाएगा। और जो रिजल्टिंग अब सॉलिड्स हमें मिलेंगे वो 18 to 20% होंगे ओवरऑल सॉलिड, मतलब 80% तक तो रिमूव हो चुका, रिमेनिंग जो अब रह गया था फाइनली वो 18 to 20% अब रिमूव कर लिया जाएगा। और अब चूँकि ये ऑर्गेनिक वेस्ट था तो इसे एग्रीकल्चरल लैंड्स में डाल दिया जाएगा और फर्दर लैंड फिलिंग की तरफ भेज दिया जाएगा, क्योंकि ये सॉलिड इन नेचर है। देन हमारे पास स्लज ड्राइंग बेड्स जो हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, ड्राइंग द स्लज ट्रीटेड बाय द एनारोबिक डाइजेस्टर्स। यानी एनारोबिक डाइजेस्टर्स में जो डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा था, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हो रही थी, उस स्लज को फर्दर ड्राई किया जाता है पहली बात, और फिर उन्हें इन से गुजार के बेल्ट फिल्टर प्रोसेस से गुजार के उनमें से वाटर को रिमूव किया जाता है, यानी डी वाटरिंग की जाती है। द डाइजेस्टेड स्लज में बी पम्प टू द ट्रक लोडिंग स्टेशन टू बी हॉल्ड टू अदर लोकेशंस फॉर ड्राइंग और फॉर यूज़ एज अ फर्टिलाइजर। तो वही जो अभी हमने मेंशन किया, या तो एग्रीकल्चर फील्ड्स में फर्टिलाइजर के तौर पे यूज़ होगा, या फिर हमारे पास जो लैंडफिल्स में चला जाएगा ताकि उसे डिस्पोज ऑफ किया जा सके। ये स्लज जो है वो अगर फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ किया जाए तो सॉइल को मज़ीद जो है बेहतर बनाता है, उसकी प्रॉपर कंडीशनिंग करता है, या फिर उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट को मेंटेन रखने में और उसकी फर्टिलिटी को मेंटेन रखने में यूज़फुल साबित होता है। होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिकल ट्रीटमेंट एज वेल, जिसमें हमने एक तो फिजिकल ट्रीटमेंट पे भी मेन फोकस किया और केमिकल ट्रीटमेंट पर भी, और इसके अलावा हमने कुछ और मेथड्स भी देखे लाइक अल्ट्रा वायलेट यूज़ ऑफ ओजोन। ओजोन भी बेसिकली एक गैस थी, और एक और हमने डिफरेंट फिनोमेना देखा स्लज डी वाटरिंग एंड ड्राइंग का, जिसमें जो अल्टीमेटली प्रोड्यूस होने वाला स्लज है उसे हम किस तरह रिसाइकिल कर सकते हैं फर्टिलाइजर्स के तौर पर। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव स्टफ एंड स्टे ब्लेस्ड।